नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। बिहार चुनाव परिणाम के बाद में दो राज्य, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखी गई। उत्तर प्रदेश क्योंकि बिहार से लगता हुआ राज्य है, दोनों की डेमोग्राफी अगर देखें तो एक ही जैसी है और दोनों में एमवाई फैक्टर जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो इंडिया अलायंस का हिस्सा कहें चाहे महागठबंधन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक ही जैसे घोड़ों पर सवार है। दोनों के पिताश्री, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, दोनों ने अपनी पार्टियां खड़ी की समाजवाद के नाम पर, और दोनों ही जो है वो सत्ता में भी आए। और जब सत्ता में वो आए उसके बाद से दोनों ने, एक ने जो है वो अपने जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत, वो अपने बेटे को सौंपी और मुख्यमंत्री बना भी दिया। दूसरा लालू प्रसाद यादव, जहां बिहार की हम बात करते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। अब दोनों के ऊपर परिवारवाद के आरोप है। दोनों के ऊपर आप देखोगे तो अपने परिवार को साइड में लगाने का, जिसमें शिवपाल यादव देखिए या इधर जो है वो रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप यादव, तो स्थिति जो है वो लगभग एक ही जैसे है, जैसे एक दूसरे के हमशक्ल हो। और दोनों का पार्टनर है राहुल गांधी, तो उससे भी जो है वो आप लिंक करके जोड़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हलचल थी, इसकी हमने बात की बिहार चुनाव के तुरंत बाद, एक वीडियो में हमने बात की थी, जिसमें अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि वो इस चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इससे दूसरा जो राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में, चूंकि पश्चिमी बंगाल की अगर कोई राजनीति को समझता है, तो 2019 में पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से, अगर आप देखोगे तो लोकसभा में जबरदस्त सीटें जो है वो जीती थी। और उसके बाद यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में ममता बनर्जी के उस किले को ढा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण को अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो कारण था जिस तरीके से मतुआ समुदाय को जो है वो नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया था और वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसकी नाराजगी देखी जा सकती है। तो आने वाले समय में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो सकता है कि जिनसे 2018-19 में वादा किया गया था और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन किया था, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार पश्चिमी बंगाल में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इसके ऊपर संज्ञान लेकर कोई बड़ा फैसला ले। एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। दूसरा जिसकी हम बात करते हैं, घुसपैठ। और आप देखिए कि घुसपैठिया जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो भी घुसपैठिया करती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी घुसपैठिया करती है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक तीर में सिर्फ एसआईआर और एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेजों की मांग करने का असर आप देखिए कि बांग्लादेश से, और मैं आपको बताऊं तो बीएसएफ की आधिकारिक रिपोर्ट है कि दिल्ली जो है वो, जिसको हम कहें कि 3 नंबर की संख्या में, मतलब 100, 150, 200 या इससे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिमी बंगाल छोड़कर बांग्लादेश लौट रहे हैं कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। तो जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो काम जो है वो चुनाव आयोग ने कर दिखाया। उसका असर ग्राउंड पे दिख रहा है। जिस तरीके से एक खबर आई थी कि गुलशन कॉलोनी, जहां लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो लोग रहते थे, 20,000 लोगों ने ही एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया। बाकी वो कॉलोनी जो है वो अब सुनसान दिखाई देती है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये लोग गए कहां? और उससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी, जिसके पास अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग के किसी भी फैसले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो टांग नहीं अड़ा सकता। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ज्ञानेश कुमार को, और जिसमें उन्होंने जिस तरीके से हवाला किया कि अनियमितताएं जो है वो है, दबाव है, सही तरीके से काम नहीं चल रहा, इस वजह से एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए।
अब आप सोचकर देखिए। और ये हड़बड़ाहट क्यों है? ये हड़बड़ाहट है जिस तरीके से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा और कोलकाता, ये जो है वो गढ़ कहे जाते हैं ममता बनर्जी के लिए। और यही वो है चारों जगह जिसका मैंने नाम लिया है, जहां पर सबसे ज्यादा फर्जी आधार कार्ड जो है वो यहां पर मिले हैं, एक एक लोगों के, एक से भी ज्यादा, या फिर हम कहें कि बहुत ज्यादा। तो यहां से घुसपैठियों का प्लान जो है वो जबरदस्त तरीके से देखा जा सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर ये घुसपैठी है, जब राज्य सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है, तो फिर भी ये ममता बनर्जी के आह्वान के बाद भी पश्चिमी बंगाल छोड़कर जाने को मजबूर क्यों है? और ऐसी स्थिति में जब ये लोग जा रहे हैं, तो एक देश की जो सबसे बड़ी समस्या जिससे ये देश जूझ रहा था, उसके लिए केंद्र सरकार को एक कदम और कौन सा उठाना चाहिए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जा क्यों रहे हैं। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके आधार कार्ड बनवाया, फिर इनके जो है वो वोटर कार्ड बने, राशन कार्ड बने, और फिर ये सरकारी योजनाओं में भी इन्होंने अपना नाम जुड़वा लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इन्होंने जो जरूरी दस्तावेज जो इनको चाहिए थे, वो दस्तावेज इन्होंने जुटाए, चाहे उसके लिए पैसा ही खर्च क्यों ना करना पड़ा। और दूसरा, सरकार को जो है वो अपना वोट बैंक मिल गया, तो इन्होंने बैंकों में अपने खाते भी खुलवा लिए। अब ऐसी स्थिति में इनको केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, तो आप सोचकर देखिए कि टैक्स पेयर्स जो है वो कौन है। आप और हम लोग जो टैक्स देते हैं, उन टैक्स के पेयर के पैसे से सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। एक लाभार्थी वर्ग जो है उसको तैयार किया जाता है, और ये उस लाभार्थी वर्ग का हिस्सा है जो भारत के नागरिक नहीं होते हुए भी भारत की सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो इन लोगों को यह डर है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ और बीएलए अगर इनके घर पर आता है और इनके पास जो जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई है, अगर वो जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो फिर ये लोग पकड़ में आ जाएंगे। अब जब ये पकड़ में आ जाएंगे, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में जो है उनको भेजा जाएगा, तो इनसे पूछताछ होगी, और जब पूछताछ होगी तो इनकी सारी चीजें जो है वो पकड़ में आ जाएगी। तो इन लोगों को लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान या पश्चिमी बंगाल में जब तक चुनाव ना हो, तब तक ये जो है वो अपने देश को वापस लौट जाए। और चूंकि इनके खाते खुले हुए हैं, तो इनके खातों में उन योजनाओं का पैसा जो है वो निरंतर आता रहेगा, और जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में ये वापस से जो है वो घुसपैठ का प्रयास करके भारत में आ जाएंगे। ये एक जो पैटर्न है वो साफ तौर से दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस वक्त बॉर्डर पर ऐसे हालात है कि लोग जो है वो उनकी बड़ी संख्या में या बड़ी भीड़ में जो है वो इकट्ठे हैं। अब ऐसे में बीएसएफ के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस के साथ में वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड जांच करना, नागरिकता की पहचान करना, उनके रहनुमे कहां के हैं, उन तमाम तरीके की। और ऐसे में जब मीडिया रिपोर्टर्स ये और बता देते हैं कि बांग्लादेशी होने के बावजूद, जबकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां 2 से 3 बार वोट भी किया है। और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने एक फैसले में पहले भी बात किया था कि दिल्ली से कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनको पकड़ के वापस बांग्लादेश भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि उनको 1 महीने में वापस ले आए। तो यह है हमारी न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी बंगाल में एसआईआर के नाम से ही घुसपैठिए भाग क्यों रहे हैं। इसलिए नहीं भाग रहे कि उनके साथ जो है वो कुछ हो जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे। उनका सिर्फ एक ही दर्द है कि इससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते जो वो घर बैठे ले सकते हैं, और उनके खाते, बैंक खाते जो है वो भारत में खुले हुए हैं। तो ये लोग दोबारा से घुसपैठ का प्रयास नहीं करेंगे, इसकी संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फिर से जो है वो घुसपैठ का प्रयास करेंगे। तो फिर सवाल यह उठता है, क्योंकि ममता बनर्जी का दर्द हमने समझ लिया कि ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है। ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि गंगा नदी बिहार से जो है वो पश्चिमी बंगाल जाती है, तो मतलब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल को लेकर इस वक्त तैयारियां कैसी है। अब हम आते हैं कि सरकार को ऐसा क्या काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को
ऐसे लोगों के बैंक खातों को आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए, चाहे वो उनको मैन्युअली जो है वो उनसे दस्तावेजों की मांग करें और उनसे जो है वो केवाईसी के लिए दोबारा बोला जाए। जो लोग भारत के हैं, जिनकी एसआईआर प्रक्रिया में जो भाग लिए हैं, जो यहां पर रुके हुए हैं, या जिनको हम कहें कि वो भारत के नागरिक हैं, उनको मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो बांग्लादेश को लौटकर चले गए, आखिर उनके बैंक खातों को आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, और बैंकों को आइडेंटिफाई करके उनके अकाउंट्स को और उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो योजनाएं हैं, लाभ, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ भारत के रहने वाले लोगों को, भारत के जो टैक्स पेयर्स है, जिनका पैसा भारत के लोगों को और भारत की विकास परियोजनाओं के काम आ सके। और इसी पैसे के लिए आप देखिएगा, अगर एक बार चुनावी प्रक्रिया हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव प्रक्रिया भी हो जाती है, तो एसआईआर के बाद चुनावी प्रक्रिया, और उसके बाद में ये लोग वापस घुसपैठ की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इनको बैठे बैठे इनके खातों में पैसे आ रहे हैं। ये भारत की जो राशन वितरण जो परियोजना है, योजना है, उसका लाभ उठाने के लिए जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेरोजगारी और मजदूरी के लिए ही आते हैं, क्योंकि फ्री में जो है वो मलाई खाने का इससे सुनहरा और इनके पास जो है वो कोई अवसर नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे राजनीतिक संरक्षण, और फिर उस संरक्षण के बाद में इन लोगों का सरकारी पैसे का फायदा उठाना। तो मुझे लगता है सरकार को चुनाव आयोग के इस कदम के साथ में, या आरबीआई को एक ऐसा जो है वो सख्त स्टेप जरूर जो है वो उठाना चाहिए, जिससे कि इनके बैंक खातों की पहचान भी की जा सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।